आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के मौत के पीछे किसका हाथ है। इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे हाथ है अमेरिका का। राज खुल गया है, कैसे बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो हमारा अब रिहैब आपके पास चल के आ रहा है, तो जो अल्कोहल एडिक्शन का शानदार कोर्स है, हर दिन हम आपको एक नई टेक्निक बताएंगे और कमाल होने वाला है। आप समझ सकते हो, क्योंकि आपकी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। तो इसमें हर दिन एक नई टेक्निक, पॉडकास्ट सेशन, सिर्फ 560 रुपये का कोर्स है। कोई भी एडिक्शन है वो हम छुड़वा देंगे। studyglows.com हमारी वेबसाइट है, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो उसको आप ज़रूर अवेल करें। तो इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, हम सब ने देखा। बहुत ही दुखद घटना थी। बट इब्राहिम रईसी ऐसा नहीं कि कोई बहुत महान आत्मा थे। इनको बुचर ऑफ तेहरान बोला जाता है। बहुत ही खतरनाक आदमी थे। ईरान इराक वॉर में 25,000 लोगों को पकड़ा, 1988 में सबको मरवा दिया था। महसाना आमीनी के जो प्रोटेस्ट हुए थे 2021 में बने थे ये, उसमें भी ब्रूटल क्रैकडाउन किया था। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही महान आत्मा थे कट्टरी, ठीक है। लेकिन फिर भी 13 मई को जो ये काम हुआ है, जिसमें 9 लोगों की जाने गई है, 3 क्रू मेंबर्स, अज़रबैजान के 2 ऑफिशियल्स, एक तो रिप्रेजेंटेटिव जो अज़रबैजान का हेड है, साथ ही दूसरा जो था वो ईस्ट अज़रबैजान का गवर्नर, और इधर जो है जो फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अब्दुल्लाह और हसन रूहानी कह रहा हूँ, इब्राहिम रईसी। तो इन सब की जान गई। 3 क्रू मेंबर्स थे। अब बात यह है कि ये हेलीकॉप्टर चला रहे थे बेल 212। बेल 212 इनका हेलीकॉप्टर था। अब ये जा रहा था, हालांकि एक दिन पहले ईरान ने कहा था कि ऑरेंज अलर्ट है जहां पे आप जा रहे हैं, डैम को इनॉग्रेट करने जा रहे हो, बट थोड़ा सा देखिए, वो क्रैश कर गया। 2 हेलीकॉप्टर थे, एक पहुंच गया, एक क्रैश कर गया, जिसमें लोग मर गए। अब आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, अमेरिका का हाथ कैसे है। अमेरिका का हाथ ऐसे है कि अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शंस लगाए हैं। तो इन्हीं सैंक्शंस की ही वजह से बेल 212 हेलीकॉप्टर था, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इन्हीं सैंक्शंस की ही वजह से ईरान की बैंड बजी हुई है। यही सैंक्शंस की वजह से। कैसे सर? यह हेलीकॉप्टर था 45 साल पुराना, 45 ईयर्स ओल्ड। 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर था ये। इतना पुराना हेलीकॉप्टर में एक्सीडेंट नहीं तो क्या होगा। तो यहां पे अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ने बोला है कि एयरक्राफ्ट की एक सर्टेन एज होती है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट 1979 से लेकर अभी तक ईरान के ही एयरक्राफ्ट में हुए हैं, 150 के ऊपर। पाकिस्तान में भी 82 के करीब हुए हैं, इतने नहीं हुए। ईरान की जो एवरेज एज है एयरक्राफ्ट की वो 20 साल के करीब है। कतर की 9 साल के करीब है। जब एक कोई एयरक्राफ्ट 18 साल से पुराना हो जाता है तो खतरे में पड़ जाता है। तो इस तरीके के एक्सीडेंट जो हैं वो होना लाजमी है। 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन है, हम सबको पता है। रोहिल्ला खोमेनी जो है वो सुप्रीम लीडर बन गए, कट्टरता आ गई। इससे पहले तो वेस्ट की गोद में बैठा था ईरान, सब बढ़िया चल रहा था। आज का ईरान अफगानिस्तान बहुत अलग है, लेकिन अगर आप 1979 से पहले का ईरान अफगानिस्तान आप पहचानेंगे नहीं कि यह है ईरान अफगानिस्तान। पूरा वेस्ट के कंट्रोल में था वो। लेकिन फिर एक बार रेवोल्यूशन आया तो वेस्ट को पूरी तरीके से बॉयकॉट किया, बुर्खा पहना दिया ताकि हम अमेरिका के ब्यूटी प्रोडक्ट जो है वो नहीं यूज करेंगे। हर तरीके से अमेरिका को मारा। अमेरिका जो भी बनाता, अमेरिका प्रोपेगेंडा सेट करता है, हम सारे प्रोपेगेंडा को खत्म करेंगे। लेकिन इसमें खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ा, बहुत कट्टरता आ गई। औरतों को बिल्कुल राइट्स नहीं, मॉरल पुलिसिंग, सिर्फ आदमियों का राज, बड़ी मुश्किल हुई। डेमोक्रेसी भी खाली नाम की, सुप्रीम लीडर जो है वो ईरान को लीड करने लगे। अब इसके बाद अमेरिका ने सैंक्शंस लगाने शुरू किए, एक के बाद एक अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए। इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी देश पे सैंक्शन लगे हैं तो वो ईरान है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया भी, बट नॉर्थ कोरिया को हमेशा से चाइना मदद करता रहा है। लेकिन ईरान, क्योंकि एक समय अमेरिका चाइना भी तो अच्छे दोस्त थे, 2000 के बाद की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अमेरिका और चाइना आए पास में, लेकिन तब ईरान पे सैंक्शंस थे, तो ईरान की किसी ने मदद नहीं की। ईरान को बिल्कुल अलग थलग छोड़ा है, ठीक है। अब जाके रशिया चाइना मिल के ईरान की मदद कर रहे हैं। तो अभी रशिया भले ही यूक्रेन को इन्वेड किया, लेकिन इस समय रशिया भी नहीं, ईरान दुनिया की सबसे सैंक्शनड कंट्री है। अब वैसे तो इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को सैंक्शन किया गया है कि जो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, वो IAEA जो है वो लगातार देख रहा है, अमेरिका देख रहा है।
बराक ओबामा के समय JCPOA साइन किया गया, सैंक्शंस को कम करने की बात की, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको दोबारा से एनफोर्स कर दिया। तो अभी भी यहां पे सैंक्शंस लगे गए हैं। अब ये जो सैंक्शंस है ना, ये इसने अपाहिज बना दिया ईरान को, आप ये समझिए, क्रिपलिंग है। अब सैंक्शंस का मतलब क्या है? सैंक्शंस बहुत बुरे होते हैं क्योंकि आप दूसरे देशों से मदद ले नहीं सकते, क्योंकि वो करेंगे ही नहीं, ठीक है। और अमेरिका जो है वो बाप है सबका इस समय, तो सैंक्शंस से आप कुछ नहीं खरीद सकते। अब ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ये जो एयरक्राफ्ट आप यूज कर रहे हो, बहुत पुराने हैं, 1979 के समय के हैं। उसके बाद किसी ने आपको एयरक्राफ्ट नहीं दिए। अच्छा, एयरक्राफ्ट तो छोड़िए, चलो कोई बात नहीं, इंसान के पास पुरानी गाड़ी आती है, बट नई टेक्नोलॉजी के साथ वो गाड़ी मॉडिफाई भी करवा सकता है। गाड़ी की सर्विसिंग की भी जरूरत है, वो भी नहीं, क्योंकि अमेरिका के एयरक्राफ्ट हैं, ये वेस्ट के एयरक्राफ्ट हैं, तो इनकी सर्विसिंग भी कौन करेगा? वेस्ट तो करेगा नहीं, इनकी टेक्नोलॉजी तो वेस्ट को ही मालूम है। जो स्पेयर पार्ट्स आते हैं, रशिया में भी जो प्लेन है ना, उसके रशिया का भी अमेरिका डिपेंडेंस था। ये खाली बोलने की बातें हैं कि सैंक्शंस हो गए हैं। आप ये समझिए कि भले ही आगे क्या दिख रहा है कि देश लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर देश एक दूसरे से बिजनेस करते हैं, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। जैसे भारत की पॉलिटिक्स में बहुत, अभी नरेंद्र मोदी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, कहते हैं देखिए वो तो पॉलिटिक्स है, 3 4 5 महीने के लिए पॉलिटिक्स होती है, उसके बाद सबको मिलकर काम करना है। तो ऐसे ही पूरी दुनिया में है, तो जो जहां पॉलिटिक्स है वहां हो रही है, बट मिलके तो काम हो ही रहा है। तो रशिया की भी सेम प्रॉब्लम है भाई, ये जो स्पेयर पार्ट्स है, जितनी भी चीजें थी अमेरिका से मंगा लेता था, अब रशिया पे भी सैंक्शंस लग गए, तो वेस्ट से नहीं मंगा पाता है वो, अमेरिका क्या वेस्ट से, मतलब यूरोप से भी। तो प्रॉब्लम हद से ज्यादा है। तो जितनी भी, आपको पता है कि इस समय जो हब है वो कौन है? एक तो बोइंग है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में बोइंग और एयरबस। अब बोइंग अमेरिका का है, एयरबस है फ्रांस का। अब इन्हीं की तो मोनोपोली चलती है, बोइंग और एयरबस की एविएशन इंडस्ट्री में मोनोपोली है। अमेरिका जो बोल दे, अमेरिका और यूरोप, मतलब यही एयरबस, ये घुसने ही नहीं देते किसी नए प्लेयर को। कैनेडिया का बॉम्बार्डियर, अमेरिका ने बोला बेकार एयरक्राफ्ट है, पूरी दुनिया ने वही माना, किसी को घुसने ही नहीं देता। मैंने एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री पे काफी लेक्चर्स बनाए हैं, तो इनकी पूरी इंजन भी यही, GE इलेक्ट्रिक, अभी जैसे इंडिगो का कितना इशू आया था कि पैसे ले लिए, इंजन नहीं दिए, इंजन में खराबी है। एक विसल ब्लोअर ने बोला था कि बोइंग की जो, क्योंकि उसको असेंबल किया जाता है, तो बोइंग का जो फ्यूसलेज टैंक या जो उसका एयरक्राफ्ट, वो बीच में टूट सकता है, ये बात बोली थी। लेकिन फिर भी अमेरिका ने दबा दिया, क्योंकि लॉबिंग है, लॉबी चलती है यहाँ पे। अमेरिका और यूरोप की पूरी लॉबी है। लॉबी क्या होती है? जो कुछ पावरफुल लोग नैरेटिव सेट करते हैं। इधर जो बाइडेन आए या डोनाल्ड ट्रंप आए, जैसे गन एसोसिएशन की, तो क्या हुआ? हम रूल बदलेंगे एयरक्राफ्ट के, ले पैसे कितने चाहिए इलेक्शन के लिए, कितनी फंडिंग चाहिए, 100 मिलियन डॉलर, ले 1000 मिलियन डॉलर, लेकिन कानून हमारे हिसाब से आना चाहिए। तो यही होता है बेटा। गन कल्चर की बात कब से हो रही है कि बंद करो बंद करो। आपने छोटे छोटे बच्चों को गन दे दी, अमेरिका में स्कूलों में बंदूकें चली, लोग मर रहे हैं, लेकिन अमेरिका कभी भी इसको नहीं हटाएगा, क्योंकि ये जो राइफल एसोसिएशन है, अच्छा खासा चंदा जाता है, लॉबिंग करते हैं भाई ये। तो अब यही है कि यहां ईरान के ऊपर सैंक्शन है, तो यूरोप और अमेरिका एक कुछ फूटी कौड़ी नहीं देता ईरान को, कोई मैन्युफैक्चरिंग में यहां पे मदद नहीं कर रहा है। जो भी इक्विपमेंट अमेरिका यूरोप से आते हैं, तो यूरोपियन यूनियन और इंडिविजुअल वेस्टर्न सैंक्शंस ने ईरान की कमर तोड़ दी है। और जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में, जैसा कि हमने बताया, वो तो इसीलिए जो मेन इब्राहिम रईसी किसी ने नहीं मारा, उसके हेलीकॉप्टर ने मारा। और हेलीकॉप्टर ने क्यों मारा? क्योंकि बहुत पुराना हो गया था, और ये बहुत सारे देशों के साथ है, बहुत सारे देशों के साथ है। कोई बिजनेस जो है ईरान कंडक्ट नहीं करता, तो ये अनरिलायबल फीट है। हालांकि रशिया के सुखोई 35 की बात चल रही है, ईरान इसकी बात कर रहा है, बट अभी रशिया की भी बैंड बजी हुई है, क्योंकि रशिया खुद इन सब चीजों पे अमेरिका और यूरोप पे डिपेंडेंट था। तो एवरेज एज ईरान की 18 साल नहीं 28 साल है, 28 ईयर्स है। और अगर 20 साल से ऊपर कोई भी एयरक्राफ्ट होगा तो उसकी हालत खस्ता होने लगेगी, फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। तो जो आर जॉन हैंसमैन है, प्रोफेसर है MIT में, वो बताते हैं कि देखिए जब भी एक्सीडेंट लगाए जाते हैं तो रिलेशन खास होता नहीं है। अगर एयरक्राफ्ट 18 साल तक है, 18 साल तक चल जाएगा, इतनी तो एज होती ही होती है। लेकिन इसके ऊपर जो है 20 साल के ऊपर एयरक्राफ्ट हमेशा खतरनाक होते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो एक्सीडेंट आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ओके, तो ये ध्यान देना पड़ेगा। अब इसको कैसे सुधारा जाए? भाई ईरान को सपोर्ट मिले, लेकिन अब ईरान को सपोर्ट मिलेगा कैसे? क्योंकि ईरान सपोर्ट लेने ही नहीं चाह रहा है। जहां ईरान ने सपोर्ट लिया तो उनकी सत्ता हिल जाएगी, तो सत्ता हिलेगी तो कैसे सपोर्ट लेंगे? तो बोलेंगे भैया देखो, वही पाकिस्तान वाले हिसाब किताब है कि हम
लोगों को पैसा नहीं देंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब में पैसा, हम घास खा लेंगे, हम मिट्टी खा लेंगे, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रहेंगे। तो ऐसे अमेरिका का ही हाथ है एक तरीके से। खैर इसमें ईरान की भी गलती है ना, ऐसा हम सिर्फ अमेरिका कोई नहीं बोल सकते। देखिए आप कोई भी बोलिए, कुछ भी बोलिए, बट अमेरिका एक अच्छा देश है ना भाई। अमेरिका जो भी है, मैं मानता हूं पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है वेस्ट की वजह से। अमेरिका कुछ भी करता है, जब रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है तो कहता है इन्वेजन है, वॉर है, और वही अमेरिका इराक अफगानिस्तान में घुस जाता है, कहता नहीं नहीं हम तो टेररिज्म के लिए कर रहे हैं। मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी जब अफगानिस्तान में अमेरिका था तो काफी उसने इलेक्शंस करवाए, औरतों को काफी राइट्स दिए, स्कूल खुलवाए। तो है इराक में भी सेम चीज करवानी चाहिए, बट हो नहीं पाई। तो ये है, बट उसके डाउनसाइड भी आते हैं, है कि नहीं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहे, पढ़ते रहे। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।